हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर की सभी एक्टिविटी को हम वन बाय वन समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और अपनी फर्स्ट एक्टिविटी को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपनी एक्टिविटी 1.1 को। इसके लिए हम सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसको सैंड पेपर के हेल्प से क्लीन करेंगे। उसके बाद उसको हम टोंग की हेल्प से फोल्ड करेंगे और स्प्रिट लैंप की हेल्प से हम उसको बर्न करेंगे। और बर्न करते समय जो भी ऐश कलेक्ट होगी उसको हम वॉच ग्लास में कलेक्ट करेंगे। ड्यूरिंग द एक्टिविटी आप क्या ऑब्जर्व करते हैं वो आपको बताना है। तो आप स्प्रिट लैंप लेंगे, मैग्नीशियम रिबन को टोंग की मदद से आप उसको होल्ड करके बर्न करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो है मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के बाद जो ऐश है वो वॉच ग्लास में कलेक्ट करनी होगी। तो जब हम इसको बर्न करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम इसको बर्न करते हैं तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। बहुत ज्यादा तेज चमकदार व्हाइट लाइट हमें देखने को मिलती है इस एक्टिविटी में। और साथ ही साथ जो मैग्नीशियम रिबन है वो व्हाइट ऐश में व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको सिर्फ बताना है magnesium ribbon burn with a dazzling white flame and changes into white powder. सेकेंड एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.2। इस एक्टिविटी में हम एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को। तो आप जब ऐड करेंगे उसको तो क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे ही हम उसको ऐड करेंगे तो हम एक येलो कलर का पीपीटी फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी है। Move on to our third activity, that is 1.3 activity. We will take zinc granule in a test tube or conical flask. We will add HCl or H2SO4 in it. So, our first question, do you observe anything happening around zinc granule? And second question, when we touch the conical flask or test tube, is there any change in its temperature? So we will take a conical flask, we will add zinc granule to it, then we will add sulfuric acid. Then we will observe that around the zinc granule some bubbles are formed. We will observe bubble around the zinc granule. And our next question, is there any change in temperature? Yes, there is change in temperature. When we will touch the bottom of the conical flask, we will observe that there is rise in the temperature of conical flask due to the reaction between acid and zinc. From these three activity, we will observe that chemical reaction has taken place because there is change in state, there is change in color, activity 1.2, there is evolution of gas, activity 1.3, there is change in temperature, activity 1.3. इन सभी चेंजेस के बेस पे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हुई है, देयर इज केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन कब होती है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उनको हमने एक्टिविटी से आपको शो किया है। आप से एक एक एक्टिविटी भी पेपर में पूछी जा सकती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पूछे जा सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल इक्वेशन। अब हमने फर्स्ट एक्टिविटी की, उसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब इस रिएक्शन को हम वर्ड इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। So before we will explain chemical equation, we have to understand what are reactant and what are product. So reactant, the substance that undergo chemical change in the above reaction. इस reaction में
जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है केमिकल चेंजेस से गुजरे हैं, केमिकल चेंजेस से गए हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और एरो के बाद जो हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं एरो से पहले रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, और बिफोर बिफोर एरो रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, एंड आफ्टर एरो प्रोडक्ट इज प्रेजेंट। A word equation show change of reactant to the product through an arrow in between। यानी कि इनमें जो चेंज हुआ है और वो कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, और उसके बीच में अगर हम एरो लगा दें तो उसको हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन। अब हम इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्टिविटी 1.1 को ही अगर हमें केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हम मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे, ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे, और MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल लिख देंगे। तो इस तरह से हमने किसको लिख दिया, एक केमिकल इक्वेशन को लिख दिया। अब हम लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे Fe plus H2O, it will give Fe3O4 एंड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसके अराउंड हर एलिमेंट या प्रोडक्ट जो भी हमें दिया है उसके चारों तरफ अगर हम इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफली सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसके फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने जो है एलिमेंट प्रेजेंट है, दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास Fe के जो है लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे तीन एटम। H की बात करें, दूसरा हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे दो एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे दो ही एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट पे एक एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, चार। अब दोनों साइड पे जो हमारे एटम्स है, रिएक्टेंट के जो एटम्स है और प्रोडक्ट के एटम्स है, वो जब सेम हो जाएंगे तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इस प्रोसेस में हम किस तरह से उसको बैलेंस करेंगे, अब हम अपने थर्ड स्टेप पे देखते हैं कि हम सबसे पहले ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन में है रिएक्टेंट साइड में, और चार हमारे जो है प्रोडक्ट साइड में हमारे Fe3O4 में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वन है और यहाँ पे फोर है, तो इसको हम वन को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास दोनों तरफ ऑक्सीजन के चार एटम्स आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं Fe और H के एटम्स को बैलेंस करने की। तो हम पहले किसके एटम्स को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के हमारे रिएक्टेंट साइड पे आठ, क्योंकि इसके आगे हमने चार लिख दिया, तो यहाँ पे आठ प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन में दो हमारे एटम्स है, तो हम हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर से। ठीक है, अभी भी हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई है। अब हम आयरन Fe के एटम्स को बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट साइड पे हमारे एक हमारा एटम प्रेजेंट है, तो उसको हम तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्रोडक्ट साइड पे पहले से ही तीन हमारे एटम्स प्रेजेंट है। इस तरह से यहाँ पे हमने देखो तीन लिखा, तो आयरन के तीन हो गए, और इस तरफ भी आयरन के हमारे पास तीन एटम्स है। हाइड्रोजन के हमारे एट हो गए, 4 × 2 8, और यहाँ 4 × 2 8 हो गए हैं। यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के हमारे चार हो गए हैं, और यहाँ पे पहले से चार प्रेजेंट है, तो हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। अब हमारा लास्ट स्टेप है कि हम हर एलिमेंट या कंपाउंड का जो भी उसकी फिजिकल स्टेट होगी उसको केयरफुली एग्जामिन करने के बाद उसको लिख देंगे। जैसे आयरन हमारा सॉलिड स्टेट में है, वाटर हमारा गैसियस स्टेट में है, Fe3O4 हमारा जो है सॉलिड स्टेट में है, और जो हमारी हाइड्रोजन गैस बनेगी वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। तो जब हम इन चीजों को मार्क कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी।
अब हम इस चैप्टर में आने वाले अलग अलग टाइप के रिएक्शंस को देखेंगे। तो हमारे पास 5 रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक एक करके हम सभी इक्वेशंस को देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स, नाम से ही सजेस्ट होता है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन। यहाँ पे चीजें कंबाइन होंगी तभी रिएक्शन कैरी आउट होगी। इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेंगे बीकर में और उसमें स्लोली वाटर को ऐड करेंगे। हम बीकर को टच करेंगे, बीकर को, और जब इसको हम टच करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज चेंज इन द टेम्परेचर। So calcium oxide react with water to produce slate lime, releasing a lot of heat. Calcium oxide with water produce calcium hydroxide and a lot of heat. तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट ने कंबाइन करके एक प्रोडक्ट को बनाया। इस तरह की रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ single product, that is calcium hydroxide, and such reaction is known as combination reactions. क्योंकि यहाँ पे जब हमने रिएक्शन की तो यहाँ पे बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस हुई। इसी वजह से इन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। सम अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक आर burning of natural gas, the decomposition of vegetable matter into decomposed is also an exothermic reaction. Respiration also is an example of exothermic reaction. Move on to our next topic, that is decomposition. अभी हमने composition reaction पढ़ा था, उसे just opposite है decomposition reaction. यहाँ पे लास्ट वाली रिएक्शंस में हमने देखा कि रिएक्टेंट जो है कंबाइन किए, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। एक्टिविटी 1.5 को देखते हैं। हम फेरस सल्फेट लेंगे 2 ग्राम्स बॉइलिंग ट्यूब में। उसका कलर हमें जरूर नोट करना है, पेपर में आता है। फिर हम बर्नर की हेल्प से इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद भी हमें कलर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से केयरफुली हम इसको जो है हीट करेंगे। तो हमने देखा कि जो फेरस सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन में हमारे पास एक रिएक्टेंट था और एक रिएक्टेंट टूट के दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया, और इसी को ही हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर सल्फेट का जो कलर था वो ग्रीन था। जब हमने उसको हीट किया तो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, और जब हमने उसको हीट किया तो हमें सल्फर के बर्न होने जैसी गैस जो है उसकी स्मेल आई, क्योंकि फॉर्मेशन हुई किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की। तो आप इस एक्टिविटी को लिंक कर सकते हैं विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। अब हमारे पास डिकम्पोजर रिएक्शन के 3 टाइप है। पहला है थर्मल, यानी जब हम किसी रिएक्टेंट में हीट देंगे, हीट की सप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट टूट जाएगा। जो लास्ट हमारी एक्टिविटी थी वो थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल थी। तो थर्मल डिकम्पोजिशन को हम लिख सकते हैं कि रिएक्शन कैरिड आउट होती है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अब यहाँ पे हमने देखा CaCO3 को जब हम हीट देंगे तो वो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक हो जाएगा। हम अपनी एक और एक्टिविटी करते हैं जो रिलेटेड है थर्मल डिकम्पोजिशन से। इसमें हम 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर ले लेंगे बॉइलिंग ट्यूब में। उसको हम टोंग की हेल्प से होल्ड करेंगे और गर्म करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे क्या चेंजेस हमने देखे। उसको हम गर्म करेंगे और देखते हैं क्या चेंजेस हुए। we will observe the emission of brown fumes. यहाँ पे हम जब इसको हीट करेंगे तो हमें ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देंगे, and these fumes are due to the formation of nitrogen dioxide gas.
तो हमारा जो लेड नाइट्रेट है वो हीट करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में जो है ब्रेक हो जाएगा। ये भी एक तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और क्योंकि ये हीट की वजह से डिकम्पोज हुआ है तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी 1.7। इसमें हम एक प्लास्टिक मग लेंगे, उसमें ड्रिल कर देंगे, नीचे 2 होल बना देंगे और रबर स्टॉपर उसमें हम लगा देंगे और कार्बन रोड इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम जो हमारी रोड्स है उसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे, उसमें वाटर फिल्ड कर देंगे और वाटर फिल करने के बाद हम उसमें कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करेंगे। ये इस तरह से हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा। अब हम जो ये इलेक्ट्रोड है हमारी, इसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें पानी होगा और उसको हम उल्टा कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे इन इलेक्ट्रोड पे। उसके बाद करंट हम ऑन कर देंगे, सप्लाई यहाँ पे ऑन कर देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। हम देखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स में जो हमारी टेस्ट ट्यूब रखी हुई है वहां पे हमें बबल्स दिखाई देंगी। अब हम जो ये बबल्स है, ये बबल्स जो है डिस्प्लेस कर देंगे वाटर को। उसके बाद यहाँ पे जो गैस कलेक्ट हो जाएंगी, दोनों गैस, उसको हम केयरफुली रिमूव कर लेंगे और देखेंगे कौन सी गैस कहाँ पे हमें कलेक्ट हुई है। हम देखेंगे कि कौन सी गैस कलेक्ट हुई है। हम देखेंगे एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई है और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुई मिली है। तो इस तरह से जो हमारा वाटर था वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डिकम्पोज हो गया। इसीलिए हम इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। Switch on to our next activity and next reaction, that is photolytic decomposition. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के लिए भी हम एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 1.8। यहाँ पे हम 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे चाइना डिश में। इसका कलर भी हमें जो है नोट करना है और इसको हम थोड़ी देर के लिए सनलाइट में छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसका कलर ऑब्जर्व करेंगे। इस तरह से चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को रख देंगे सनलाइट में और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो है डिकम्पोजिशन हुआ। अब डिकम्पोजिशन हमने 3 तरह से देखा। किस तरह से? हीट की हेल्प से, लाइट की हेल्प से और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। और तीनों चीजों में क्या हुआ कि हमारा जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में टूट गया और यहाँ पे हमने उसको जो है एनर्जी दी। यहाँ पे एनर्जी हमने 3 अलग अलग फॉर्म में दी, इसलिए इस तरह के रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हुई। हम इस एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। यहाँ जब हम इसके कलर को देखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है बच्चे? व्हाइट कलर। और जब हम इसको थोड़ी देर के लिए सनलाइट में छोड़ देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? इट विल चेंज इनटू ग्रे कलर, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाएगी सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया जाएगा कम रिएक्टिव एलिमेंट को ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट से। इसके लिए हम अपनी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करते हैं, दैट इज एक्टिविटी 1.9। यहाँ पे हम 3 आयरन ले लेंगे, उनको सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उनको मार्क कर देंगे, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। एक में हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे 10 ml और आयरन नेल को हम जो है थ्रेड की हेल्प से टाई करके उसको केयरफुली उस सॉल्यूशन में 20-25 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को और आयरन नेल को जो है ऑब्जर्व करेंगे। इस तरह से हम जो है नेल ले लेंगे, उसको डिप कर देंगे इसमें और उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंजेस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन नेल में आया। तो जो हमारी आयरन नेल हमने डिप की थी और जो हमने अलग से ली थी उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेंज आया। ये ब्राउन कलर की हो गई
और जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो इस तरह से लाइट कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमने आयरन की नेल ली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वहां फॉर्मेशन हो गई आयरन सल्फेट की, जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है, और जो कॉपर है वो आयरन नेल पर डिपॉजिट हो गया। इस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर कहते हैं, जहां पे आयरन डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि सॉरी आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि कॉपर क्या है, उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए भी हम अपनी एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हम 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। दूसरी, हम टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। तो आपको देखना है आपको क्या ऑब्जर्व हुआ। जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। हम देखेंगे व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन water is formed, and this is insoluble substance form is known as ppt. Okay, and such reaction is known as ppt reaction. सोडियम सल्फेट को जब हमने बेरियम क्लोराइड में ऐड किया तो बेरियम सल्फेट हमारा बना और सोडियम क्लोराइड बन गया, और इस तरह की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लास्ट रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 1.11 एक्टिविटी। चाइना डिश में हम 1 ग्राम कॉपर ले लेंगे और उसको हम हीट करेंगे, और उसके में क्या चेंजेस आए वो भी हम देखेंगे। तो हमने जब कॉपर को हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इट इज सेड टू बी रिड्यूस। जब कॉपर ऑक्साइड जो है उसको जब हम हाइड्रोजन गैस उसमें पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, एंड द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। सच रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और सिंपली वी कैन से दैट रिडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है तो उसे हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन लूज करता है या हाइड्रोजन गेन करता है तो हम कहते हैं उसे वो रिड्यूस्ड हुआ है। अब हम डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के इफेक्ट देखेंगे। पहला इफेक्ट है कोरोजन। जो भी हमारे आर्टिकल्स है, आयरन के आर्टिकल्स है, आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन पाउडर उन पे आ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। और बाकी मेटल्स में भी कोरोजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी जो आयरन की चीजें हैं या बाकी जो ऑब्जेक्ट है उनकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द कोरोजन। इसको डिटेल में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जो हमारे फैट्स है और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, वो खाने के लायक नहीं बचते हैं। इन सब्सटेंस को हम ऑक्सीडेशन से कैसे बचा सकते हैं कि हम इनको कहाँ पे रखें, एयर टाइट कंटेनर में हम इनको रखें, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन होगी और हमारा जो खाना है वो खराब होने से बच जाएगा। तो ये हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक थे। इसमें हमने अलग अलग रिएक्शंस को पढ़ा, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट को पढ़ा। ठीक है, तो इतना ही हमारे चैप्टर था। इस चैप्टर के नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।